गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 90 डेज क्रैश कोर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनडीए हिस्ट्री, और उसमें मैंने एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है। बट आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि एनडीए की एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 28 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज से पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए और जो भी मैं पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो टॉपिक पढ़ेंगे कि जिसके द्वारा हम समझेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स भारत में आई, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज और ब्रिटिश। ये कैसे भारत में आए, कहां पर इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी। दोस्तों यहां पर कुछ चार्ट है, एक स्लाइड में एक चार्ट है और दूसरी स्लाइड में दूसरा चार्ट है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको डिटेल में पूरी गाथा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आपको ध्यान में रखना है ये यूरोपियन पावर्स है। जैसे पोर्तुगीज कब आए थे भारत में? 1498। याद करो, वास्को द गामा 1498 में झामोरियन किंगडम में आया था। कहां पे? कालीकत बंदर में, कालीकत पोर्ट में, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने पहली सेटलमेंट बनाई। कहां पे? कालीकत पोर्ट में। दूसरा है डच, ठीक है, ये हॉलैंड से आए थे 1602 कॉमन इरा के, और कहां पर सेटलमेंट बनाई? मसूलीपट्टनम में बनाई, मसूलीपट्टनम में। अभी तीसरी पावर है ब्रिटिश, ब्रिटेन की पावर, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब आते हैं? देखो 1600 कॉमन इरा के 1600 में, और फर्स्ट सेटलमेंट बनाते हैं सूरत में। अभी फ्रेंच कब आते हैं दोस्तों? फ्रेंच आते हैं 1664 में। सबसे आखिरी कौन आते हैं? फ्रेंच ही आते हैं, और इन्होंने सेटलमेंट कहां पर बनाई? सूरत में। याद रखो दोस्तों, जो पहली पावर भारत में आई थी वो थी पोर्तुगाल, पोर्तुगीज, और सबसे आखिरी भी वही गए भारत में से, ठीक है। सबसे आखिरी यूरोपियन पावर कौन सी आई भारत में? तो वो है फ्रेंच। कौन है दोस्तों? फ्रेंच, ठीक है, 1664 में सूरत में। अभी दोस्तों हमें ज्यादातर फोकस करना है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश की पावर से। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर की एक कंपनी थी, ट्रेडर्स का एक संघ था, जो कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, मतलब भारत, चाइना, हांगकांग, आज का जो पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो एरिया इंडोनेशिया का, इसको ईस्टर्न कंट्रीज का एरिया कहा गया है। इन देशों के साथ में ये कंपनी व्यापार करनी चाहती थी, इसीलिए इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का एक संघ था। अभी इन व्यापारियों ने व्यापार करना तो चाहा ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, बट उनको व्यापार करने के लिए उनके देश के जो प्रमुख थे उनकी परमिशन लेना जरूरी था, और वो परमिशन उनको मिली, ठीक है। उनको परमिशन मिली 31 दिसंबर 1600 को उनको परमिशन मिली। और किसने दी परमिशन? कौन था उस ब्रिटेन का प्रमुख? तो उस समय थी रानी एलिजाबेथ फर्स्ट। इसने इनको रॉयल चार्टर दिया, मतलब एक फरमान दिया कि भाई आपका जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारियों का गठ है, ये ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में व्यापार कर सकता है। व्यापार की इनको अनुमति मिली। अभी जब अपने देश से तो मिल गई, ब्रिटेन से तो मिल गई, बट किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर व्यापार करना है तो उस देश के प्रमुख जो है, उस देश का जो राजा है, उसकी भी अनुमति लेना जरूरी था, परमिशन लेना जरूरी था। तो उस समय भारत में राज कर रहे थे मुगल एम्परर जहांगीर। कौन थे दोस्तों? मुगल एम्परर जहांगीर। ये वही जहांगीर है जो अकबर के बेटे हैं और नशे में धुत रहते थे। दोस्तों हॉकिंस नाम का एक पहला व्यक्ति आया ब्रिटेन से, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, और इसने बहुत सारी गिड़गिड़ाहट की कि भाई हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो, हमें व्यापार करना है, फलाना ढलाना। बट जहांगीर ने एक न सुनी, ठीक है। 3-4 साल बेचारे ने यहां पर गवा दिए, ठीक है। बट उसको पूरी तरीके से व्यापार करने की, फ्री ट्रेड करने की, पूरे मुगल एम्परर में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। बट एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसको जहांगीर व्यापार करने की अनुमति देता है, और वो व्यक्ति रहता है थॉमस रो। कौन रहता है दोस्तों? थॉमस रो। थॉमस रो
अपनी कोशिशें करता है, जहांगीर को मनाने की कोशिश करता है, उसमें सक्सेस हो जाता है और सूरत में पहली सेटलमेंट मतलब ये देखो जैसे गोडाउन, इसको वखार कहा जाता है, एक तरीके का गोडाउन जहां पर जो ब्रिटेन से जो भी चीजें लाए हैं उन्होंने, ठीक है, गुड्स जो भी लाए हैं उसको स्टोर करने की एक जगह जिसको सेटलमेंट कहा गया है। तो ये पहली सेटलमेंट ब्रिटेन ने कहा बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो बनाई थी सूरत में बनाई थी दोस्तों। अभी दोस्तों भारत की उस समय की हालत क्या थी, भले ही जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन जहांगीर को उसके बदले में पैसा मिलता था, ठीक है, ट्रेड करना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। जहांगीर को बहुत सारी दारू भी पिलाते थे, ब्रिटेन के जो ट्रेडर्स थे ना, बहुत सारी दारू भी देते थे, तरह तरह की दारू देते थे। अभी जहांगीर के पीरियड में भी पैसा मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, शाहजहां के पीरियड में, औरंगजेब के पीरियड में भी पैसा मिलता था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ये मुगल साम्राज्य जो था ये पूरी तरीके से वीक हो गया और जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, उसने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। बंगाल का नवाब, ये बंगाल के एरिया में राज कर रहा था, उसने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। अवध का नवाब, इसने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। इस तरीके से मुगल साम्राज्य जो है वीक हो गया था और कुछ राजाओं ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अभी औरंगजेब के बाद में 2-3 राजा आते हैं और उसके बाद में एक फिर से नया नाम आता है फर्रुखसियार, ये मुगल एम्परर था, ठीक है। 1717 में इसने क्या किया, अभी तक तो पैसा मिलता था ब्रिटेन से, लेकिन इसने क्या किया कि जो कस्टम ड्यूटी या फिर पैसा जो मिलता था, ये पैसा इसने नहीं लिया। भाई आप फ्री में ट्रेड करो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। किसने ये काम किया? फर्रुखसियार ने। क्या बोला ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप मुझे सिर्फ दारू दे दो, दारू प्रोवाइड करो, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में ट्रेड करो। किस एरिया में? तो बंगाल के एरिया में। किस एरिया में? ठीक है दोस्तों, बंगाल के एरिया में। इन द बंगाल द मुगल एम्परर फर्रुखसियार कंप्लीटली वेट ऑफ कस्टम ड्यूटी फॉर ट्रेड फॉर द कंपनी इन 1717 में। फर्रुखसियार इसके क्वेश्चन पूछे गए तो इसने ये परमिशन दे दी कि आप फ्री में ट्रेड करो। बट बंगाल का उस समय का जो नवाब था, जिसने खुद को इंडिपेंडेंट मान लिया था, वो था सिराजुद्दौला, और उसको चिढ़ आ गई कि ये यार कैसे हो गया, मेरा तो रेवेन्यू का पूरा सोर्स ही चला गया, पैसा नहीं है तो क्या चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। तो बादशाह ने ये क्या कर दिया, मुगल बादशाह ने, भले अभी ये इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, इसका कहना ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुगल बादशाह जो भी कहे वो गलत है, ठीक है। मुगल बादशाह को मेरे साम्राज्य के बारे में, मेरे अब बंगाल के बारे में डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं, बंगाल के हित के बारे में मैं डिसीजन लूंगा। सिराजुद्दौला, दोस्तों सिराजुद्दौला की इसी वजह से ब्रिटेन के कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अनबन हो गई, और ये अनबन का कारण बनता है वही फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड। और इसकी परमिशन लिए बिना कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम, एक फोर्ट बनाने की कोशिश की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसकी परमिशन लिए बिना ही। तो इसको ये पसंद नहीं आया, ये मनमानी कारभार इनका पसंद नहीं आया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, गैस चैम्बर में लगभग 150 लोगों को दबा के मार दिया। अभी यही वजह बनती है फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी की। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी सिराजुद्दौला का एक मिलिट्री चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। ये मीर जाफर बड़ा ही मतलब दोगुला टाइप का आदमी था। इसने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी के साथ में सेटलमेंट कर दी और लड़ाई में पूरे के पूरे हथियार डाल दिए। बेचारा सिराजुद्दौला फंस गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अभी मीर जाफर ने हथियार क्यों डाल दिए? क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को नवाब बनाने की प्रॉमिस की थी। अगर समझो आपने मुझे लड़ाई में सपोर्ट किया तो कल के नवाब आप बनोगे, मीर जाफर को यह प्रॉमिस किया था, तो उसने वो किया। अभी इस फर्स्ट बैटल में, प्लासी की बैटल में सबसे अहम किरदार निभाता है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों एक छोटा सा क्लर्क करके इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम करना शुरू किया था, बट इसकी स्किल और क्वालिटी की वजह से ये एक दिन बंगाल का गवर्नर बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस कैसे होती है, रॉबर्ट क्लाइव से सीखना पड़ेगा आपको। तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को सिद्ध किया और इतना बड़ा पद हासिल किया। प्लासी की फर्स्ट बैटल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप होना था।
राजकीय क्षेत्र में उन्होंने एक ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्कर कर लिया था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आई थी। उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, व्यापार करना वो जानते थे। तो 1575 में जो प्लासी की बैटल हुई, उस बैटल में सिराजुद्दौला मर गया और मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया। अभी मीर जाफर को नवाब इसीलिए बना दिया गया क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी नवाब बनी वो हमारा पपेट बन के रहे। पपेट मतलब हम जो कहेंगे उसमें उसने हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। मीर जाफर वैसा ही करता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करना चाहती थी, उन्होंने कोई राजपद हासिल नहीं किया। बट क्या होता है, मीर जाफर पर लोग चिढ़ जाते हैं, बंगाल के लोग जो है मीर जाफर पर चिढ़ जाते हैं और लोगों का रोष देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया। फिर मीर कासिम नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने गद्दी पर बिठाया, बंगाल के नवाब के पद पर मीर कासिम को बिठाया। अभी मीर कासिम मनमानी कारभार कर देने वालों में से नहीं था, पपेट बनना नहीं चाहता था वो। उसने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ली। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अपना काम संभालो, मैं मेरा काम संभालता हूँ। वो पपेट की तरह बनना नहीं चाहता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा यार इसको हमने ना बादशाह बनाया, हमने नवाब बनाया और ये हम पे अभी चढ़े जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को फिर से गद्दी से हटा दिया और फिर से मीर कासिम को बिठा दिया। अभी मीर कासिम को ये जो अपमान हुआ ये सहन नहीं हुआ। इस मीर कासिम ने क्या किया, उस समय का जो बंगाल का मुगल नवाब था शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब, इन दोनों से मदद मांगी और खुद की अपनी आर्मी तो थी ही मीर कासिम के पास में। तो इन तीनों की कंबाइन आर्मी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर चढ़ाई कर दी और वो बैटल होती है बक्सार इस जगह पर करके। इस बैटल को बैटल ऑफ बक्सार कहा जाता है, जो कि 1764 में होती है। अभी इस बैटल में फिर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है ये तीनों की कंबाइन आर्मी को हरा देती है, नेस्तनाबूद कर देती है। और ये बैटल कब खत्म होती है, तो ये बैटल होती है इलाहाबाद ट्रीटी के साथ में खत्म होती है। अभी इलाहाबाद ट्रीटी में क्या होता है दोस्तों, जरा ये भी देखते हैं। तो इलाहाबाद ट्रीटी में जो मुगल सम्राट था उस समय का शाह आलम सेकंड, उसने क्या किया, दीवानी और निजामत के राइट्स अलग अलग कर दिए, ठीक है। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द कंपनी, मतलब दीवानी मतलब पैसे का जो व्यवहार है, रेवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार है उसको दीवानी राइट्स कहा गया है। ये दीवानी राइट्स किसको दे दिए, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और निजामत मतलब क्या होता है, तो सिर्फ नाम का राजा बने रहना, इसको निजामत के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स कहा गया है, ठीक है, प्रशासकीय अधिकार। वो जो था निजामत, ये बंगाल के नवाब के पास में रहने दिया है, ठीक है। याद रखो, ब्रिटेन ने नवाब पद को नष्ट नहीं किया, उसको बने रहने दिया, ठीक है। बट इन्होंने राइट्स अलग अलग कर दिए। अभी दो तरह के राइट हो गए, निजामत के राइट्स और दीवानी के राइट्स। ये दो तरीके के प्रशासन, दो तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें दिखाई देती है। और ये सिस्टम किसने बनाई, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसीलिए इसको ड्यूअल गवर्नमेंट, ये ड्यूअल गवर्नमेंट थी, दुहेरी शासन व्यवस्था थी। इसका जो जनक माना गया है वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये आइडिया रॉबर्ट क्लाइव की थी कि हमें सिर्फ पैसे से लेन देना है, राज कारबार आप संभालते बैठो, हमें उससे कुछ लेन देन नहीं। किसका कहना था, रॉबर्ट क्लाइव का। दोस्तों 1757 में एडमिरल वाटसन के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और भारत में बंगाल के एरिया के साथ में प्रशासन में उसने हस्तक्षेप किया था करके रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश पावर का, इंडिया में ब्रिटिश पावर का फाउंडर मेंबर माना गया है। अभी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और भी कहा गया है, इसको कॉन्करर ऑफ इंडिया कहा गया है। अभी बंगाल का ऐसा एरिया जो था, ये बंगाल का एरिया याद रखो, बख्त खान, ठीक है, बख्त खान के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने बंगाल के एरिया को लूटा था। बंगाल का एरिया ये दोआब रीजन वाला एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियां वहां पर बहती है, अच्छी फर्टाइल लैंड है, तो रेवेन्यू भी अच्छा बनता है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, लोग सुखी संपन्न थे, वेल्दी स्टेट था। तो ये वेल्दी स्टेट पूरी तरीके से कंगाल कर दिया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। मनमानी लूट कर ब्रिटेन में लेके गया। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव ही नहीं, उसके जो भी ऑफिसर्स थे सबके सब गिफ्ट्स लेते थे, लूटते थे लोगों को, सारा धन संपत्ति बंगाल से निकालकर यूरोप में लेके गए। और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से जो करप्शन हुआ था, ये करप्शन को रोकने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये जब ब्रिटेन में गया
तो इसकी वाहवाह तो हुई, प्रशंसा तो हुई, बट इसके ऊपर टीका भी हुई। क्यों? क्योंकि ये जब गया था तो उसके पास में कोई संपत्ति नहीं थी, जब वापस आया तो इसके पास में 400 पट इसकी संपत्ति बढ़ गई थी। तो ये लोगों के नजर में आना जायज था, तो इसके ऊपर केस दाखिल हुआ। तरह तरह की आलोचना हुई और इसी आलोचना के कारण डिप्रेशन में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था भारत में ब्रिटेन पावर को शुरुआत करने के लिए, बट इसका जो जिंदगी था, वैयक्तिक जीवन जो था, पर्सनल लाइफ, ये बड़ी दिक्कत भरी थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1775, बैटल ऑफ 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1765, तो दोनों बैटल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी दोस्तों ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी हमने समझा, दीवानी और निजामत दो पार्ट्स बना दिए। निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट और दीवानी मतलब पैसे, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट, दोनों गवर्नमेंट के सिस्टम। दीवानी कौन संभालता था? कंपनी। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब निजामत कौन संभालता था? तो बंगाल का गवर्नर। दो गवर्नमेंट दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया है। दोस्तों दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू was given to company and निजामत means administrative right were given to नवाब। ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, इसीलिए उसको ड्यूअल गवर्नमेंट का पिता कहा गया है, फादर कहा गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ दीवानी राइट्स, द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वाज ग्रांटेड टू द ब्रिटिश बाय मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। किसने दिए थे ये राइट्स? तो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। किस एरिया के? बंगाल, बिहार और ओडिशा, इस एरिया के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट थे। ठीक है दोस्तों, अभी सब्सिडियरी अलायंस को पढ़ेंगे। सब्सिडियरी अलायंस ये लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों बंगाल का एरिया तो इन्होंने जीत लिया था। 1757 में बंगाल के पॉलिटिक्स में इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया था, बट उन्होंने राजा बनना नहीं चाहा था, नवाब बनना नहीं चाहते थे वो। नवाब वैसा का वैसा ही उसको रहने दिया, पपेट बनाया उसको। बट 1757 के बाद में एक बैटल होती है, जो बैटल पानीपत की थर्ड बैटल के नाम से जानी जाती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को पूरी तरीके से हरा देता है। भारत की उस समय की सबसे शक्तिशाली पावर थी मराठा, और थर्ड बैटल पानीपत की वही पावर वीक हो जाती है। अबे दोस्तों यहां पर होता यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ जाता है कि यहां पर जो है, यहां पर हमें रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स तो मिल गए, हम व्यापार तो करना चाहते हैं और वो करेंगे भी, बट यहां पर ऐसी कोई पावर नहीं बची जो हमसे टक्कर ले सके, क्योंकि एक ही पावर थी उस समय जो टक्कर ले सकती थी, मराठा। उनका भी पतन हो गया था 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल में। दोस्तों इस चांस का फायदा उठाना चाहा ब्रिटेन ने, कंपनी ने, तो कंपनी ने नए नए फार्मूला यूज किए। क्या दोस्तों, हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को कॉन्कर किया। कर्नाटक के 3 बैटल, मैसूर के साथ 4 बैटल, मराठाओं के साथ में 3 बैटल, ये लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई के साथ में और सब्सिडियरी अलायंस के साथ में और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 3 तरीकों से इन्होंने भारत को कैप्चर कर लिया, भारत को जीत लिया था। और जब थर्ड बैटल होती है पानीपत की, तब उनको समझ में आया कि यहां पर कोई पावर नहीं है, अभी यहां की पॉलिटिकल पावर भी हमें हाथ में लेनी है कि सारा का सारा एरिया हमारे इशारे पर चले। तो उन्होंने वही काम किया। देखो दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। उससे भी पहले फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने ये भारत में इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंस, देखो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ओन आर्म फोर्सेस एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी। मतलब जिस किसी भारतीय राजा को सब्सिडियरी अलायंस चाहिए, तो उसने उसकी जो खुद की आर्मी है उसको एबॉलिश करना है और ब्रिटेन की आर्मी को अपने पास में रखना है। ठीक है, अभी भारतीय राजा ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ब्रिटेन की आर्मी जो थी ये वेल ट्रेंड थी और उनके साथ में उनके पास में डिसिप्लिन थे, तो वो आर्मी सभी चाहते थे कि हमारे पास में भी ऐसी आर्मी थी, आर्मी होनी चाहिए। बट ब्रिटेन कंपनी ऐसी आर्मी नहीं देना चाहती थी, सब्सिडियरी अलायंस को साइन करना पड़ता था। सब्सिडियरी अलायंस का साइन करने का मतलब है कि राजा को पूरी सार्वभौमिकता उसकी जो थी, सॉवरेनिटी थी, उसको पूरा का पूरा ब्रिटेन के हाथ में सौंप देना, ऐसा था। वो सिर्फ नाम का ही राजा बना रहता था।
ठीक है। तो इस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस बिल्कुल घातक थी, बट फिर भी भारतीय राजाओं ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और खुदकुशी जैसे ही उन्होंने कर ली, अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तो हैदराबाद इन्होंने पहली बार सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर में देखो, मैसूर जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद में मैसूर खत्म हो जाता है, ठीक है। बट जब वहां पर मैसूर के बाद में वाडियार घराने का शासक आता है, ठीक है, टीपू के बाद में, तो वो सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करता है। पेशवाओं ने 1802 में स्वीकार किया था, सिंधिया इन्होंने 1803 में और गायकवाड़ ने 1803 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूलर्स थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे भारत में चार्टर एक्ट्स, ब्रिटिश कंपनी ने कैसे चार्टर एक्ट्स रेगुलेट किए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे संभाला, रेवेन्यू सिस्टम को कैसे संभाला, और जमींदारी के लिए उन्होंने कैसी कैसी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की, ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।